नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल एंड कंपेयरिंग वर्ड्स में। तो दोस्तों, आपने हमारे चैनल पर अलग अलग फेमस एक्टर्स और साथ ही फेमस एक्ट्रेस के बारे में कंपैरिजन देखने को तो मिले ही होंगे। तो दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में दो ऐसे दत्त के बीच में कंपैरिजन करने वाले हैं जो कि आपने अब तक नहीं देखे होंगे। आज की हम इस वीडियो में जो कंपैरिजन है वो कंपैरिजन होने वाला है गुरु दत्त और सुनील दत्त के बीच में। आज के हम इस वीडियो में दोनों ही दत्तों के बारे में ही बात करने वाले हैं कि गुरु दत्त ने कौन सी फिल्म से अपना पहला कदम रखा फिल्म इंडस्ट्री में, कौन कौन सी उनकी मूवियाँ थी। उसके बाद सुनील दत्त ने कौन सी मूवीज से अपना पहला कदम रखा फिल्म इंडस्ट्री से, उनको कौन कौन सी मूवीज मिली और साथ ही उन्हें कौन कौन से अवार्ड से नवाजा गया। आज हम पूरा ही कंपैरिजन बताने वाले हैं। तो ये पूरे कंपैरिजन को जानने के लिए वीडियो के अंत तक बनी रहेगा। तो चलिए आज का कंपैरिजन शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आपको बता दें कि गुरु दत्त का जन्म वसंत कुमार शिव शंकर पादुकोण है। इनका जन्म 9 जुलाई 1925 से 10 अक्टूबर 1964 तक रहा। ये एक भारतीय फिल्म अभिनेता के साथ साथ निर्देशक, निर्माता, कोरियोग्राफर और लेखक भी थे। उन्हें भारतीय सिनेमा के सबसे महान फिल्म निर्माताओं में से एक माना जाता है। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं इनके जीवन के बारे में। वसंत कुमार शिव शंकर पादुकोण का जन्म 9 जुलाई 1925 को भारत के वर्तमान कर्नाटक राज्य के पादुकोण में चित्रपुर श्रीवास्तव ब्राह्मण परिवार में हुआ था। बचपन में हुई एक दुर्घटना के बाद उनका नाम बदलकर गुरुदत्त पादुकोण रख दिया गया। ये विश्वास था कि ये एक शुभ विकल्प था। उनके पिता शिव शंकर राव पादुकोण एक हेडमास्टर और बैंकर थे। उनकी मां वसंती एक शिक्षक और लेखिका थी। दोनों माता पिता मूल रूप से कारवार में बसे थे, लेकिन स्थानांतरित हो गए थे। दत्त ने अपना प्रारंभिक बचपन भवानीपुर कोलकाता में बिताया था और साथ ही वो बंगाली बोलते थे। उनकी एक छोटी बहन थी जिसका नाम ललिता लजवानी था, जो एक भारतीय चित्रकारी थी, और 3 छोटे भाई, आत्माराम जो कि एक निर्देशक था, देवी एक निर्माता और विजय, ये 3 भाई थे। इसी तरह उनकी भतीजी कल्पना लाजमी भी एक प्रसिद्ध भारतीय फिल्म निर्देशक, निर्माता और पटकथा लेखक थी। उनके दूसरे चचेरे भाई श्याम बेगलन एक निर्देशक और पटकथा लेखक है। वह अमृता राव के दूसरे चचेरे भाई भी है, जिनके दादा और दत्त दूसरे चचेरे भाई थे। 1942 में उन्होंने अल्मोड़ा में उदय शंकर के स्कूल ऑफ डांसिंग एंड कोरियोग्राफी में अध्ययन किया था, लेकिन अपनी कंपनी की प्रमुख महिला के साथ संबंध बनाने के बाद 1944 में उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया। वहां से कलकत्ता, अब यानी कि कोलकाता में लीवर ब्रदर्स फैक्ट्री में एक टेलीफोन ऑपरेटर के रूप में नौकरी मिली। दत्त ने घर पर तार बेचकर बताया कि उन्हें नौकरी मिल गई है। हालांकि जल्दी ही उन्हें नौकरी से मोह भंग हो गया और उन्हें नौकरी छोड़ दी। तो वहीं दत्त कुछ समय के लिए बॉम्बे में अपने माता पिता के पास लौट आए। इससे पहले कि उनके चाचा ने उन्हें उसी वर्ष पुणे में प्रभात फिल्म कंपनी के साथ 3 साल के साथ अनुबंध के तहत नौकरी दिला दी थी। एक समय था कि प्रोडक्शन कंपनी ने पहले ही अपने सर्वश्रेष्ठ प्रतिभा वी शांताराम को जाते देखा था। उन्होंने तब तक राजकमल काला मंदिर नाम से अपनी खुद की प्रोडक्शन कंपनी शुरू करी थी। प्रभात में ही दत्त की मुलाकात 2 लोगों से हुई जो आजीवन उनके अच्छे दोस्त भी बने रहे। एक थे अभिनेता रहमान और देवानंद, जिनमें से बाद वाले ने बाद में दत्त की बतौर निर्देशक पहली फिल्म का निर्माण भी किया। तो वहीं 1945 में दत्त ने विश्राम बेडकर की लखरानी, 1945 में लक्ष्मण की छोटी भूमिका के रूप में अपने अभिनय की शुरुआत की। इसी के साथ ही हम एक के लिए नृत्य कोरियोग्राफी की, जिसमें देवानंद ने अपने अभिनय की शुरुआत की।
साथ ही प्रभात के साथ उनका अनुबंध 1947 में समाप्त हो गया था, लेकिन दत्त की मां ने उन्हें कंपनी के सीईओ बाबूराव पाही के साथ एक स्वतंत्र सहायिका के रूप में नौकरी दिलवाई। सहायक नरकित विद्या के साथ संबंध बनाने के बाद दत्त ने एक बार फिर अपनी नौकरी खो दी थी, जिसके साथ वह भाग गए क्योंकि उसकी पहले से ही एक मंगेतर थी। विद्या की मंगेतर ने पुलिस कार्रवाई की धमकी दी, जिसके बाद मामला सुलझ गया। तो वहीं दत्त लगभग 10 महीने तक बेरोजगार रहे और अपने परिवार के साथ बॉम्बे के मटुगा में रहे। इसी दौरान दत्त ने अंग्रेजी में लिखने का शौक विकसित किया और स्थानीय साप्ताहिक अंग्रेजी भाषा की पत्रिका द इंस्टीट्यूट वीकली ऑफ इंडिया में कथाएं लिखी। फिर 1947 में प्रभात के साथ उनका समय असफल होने के बाद दत्त बॉम्बे चले गए, जहां उन्होंने उस समय के दो प्रमुख निर्देशकों के साथ काम किया। गर्ल्स स्कूल 1949 में अमीनी चक्रवर्ती और बॉम्बे टॉकीज की फिल्म संग्राम, जो कि 1950 में ज्ञान मुखर्जी, इस समय के आसपास देवा आनंद ने दत्त को अपनी नई कंपनी प्रभात में अपने समय में, जब दोनों अभी भी उद्योग में नहीं थे। आनंद और दत्त इस बात पर सहमत हुए कि यदि दत्त एक फिल्म निर्माता बनेंगे तो वह अपने आनंद को अपने नायक के रूप में जरूर लेंगे। तो वहीं यदि आनंद एक फिल्म का निर्माण करते हैं तो वह दत्त को इसके निर्देशक के रूप में उपयोग करेंगे। उस वादे को निभाते हुए दोनों ने लगातार 2 सुपरहिट फिल्में एक साथ बनाई। सबसे पहले आनंद ने दत्त को बाजी 1951 के लिए काम पर रखा, जिसमें आनंद ने खुद अभिनय किया और दत्त की निर्देशक की पहली फिल्म भी थी। अपने नैतिक रूप से अस्पष्ट नायक, अपराधी, मोहिनी और छाया प्रकाश के साथ ये फिल्म हॉलीवुड की 1940 के दशक की फिल्म नोयर शैली के लिए एक श्रद्धांजलि थी और बॉलीवुड में अगले दशक के लिए नोयर शैली को परिभाषित भी किया। बाजी, जो एक तत्काल सफलता थी, उसके बाद जाल 1952 में आई। जो कि 1952 में आई, जिसे भी दत्त ने निर्देशित किया और आनंद ने अभिनय किया और ये फिर से बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। दत्त ने आनंद को CID 1956 में कास्ट किया। दत्त की मृत्यु के बाद आनंद ने कहा कि वह एक युवा व्यक्ति थे, उन्हें निराशाजनक चित्र नहीं मानना चाहिए। दत्त और चेतन आनंद, आनंद के बड़े भाई, जो कि एक निर्देशक भी थे, के बीच में रचनात्मक भेदभावों ने भविष्य के सहयोग को और भी मुश्किल बना दिया। अपनी अगली परियोजना के लिए दत्त ने बाज 1953 का निर्देशक और अभिनय किया। हालांकि फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं किया, लेकिन इसने गुरु दत्त टीम के रूप में जाने जाने वाला एक साथ लाया, जिसने बाद की फिल्मों में अच्छा प्रदर्शन किया। टीम में दत्त द्वारा खोजे गए और प्रशिक्षित विभिन्न फिल्म निर्माता शामिल थे, जिनमें शामिल है जॉनी वॉकर अभिनेता, हास्य अभिनेता विक्रम मूर्ति, अब्बार अलवी, राज खोसला, वहीदा रहमान और साथ ही दत्त की आखिरी फिल्म ब्लॉकबस्टर रही। 1954 में आर पार, 1955 में मिस्टर एंड मिसेस 55, 1956 में CID और फिर सैलाब और 1957 में प्यासा। दत्त ने इन 5 फिल्मों में से 3 में मुख्य भूमिका निभाई थी। 1959 में दत्त की कागज के फूल रिलीज हुई, जो सिनेमास्कोप में निर्माता पहली भारतीय फिल्म थी। नवाचार के बावजूद कागज एक प्रसिद्ध निर्देशक दत्त द्वारा अभिनीत के बारे में है, जो एक अभिनेत्री वहीदा रहमान द्वारा अभिनीत दत्त की वास्तविकता जीवन की प्रेमिका से प्यार करने लगता है। बॉक्स ऑफिस पर एक तीव्र निराश थी। उसके बाद उनके स्टूडियो की सभी बाद की फिल्मों का निर्माता अधिकारी तौर पर अन्य निर्देशकों ने किया, क्योंकि दत्त को लगा कि उनका नाम बॉक्स ऑफिस के लिए अभिशाप है। ये दत्त द्वारा निर्मित एकमात्र फिल्म होगी जिसे बॉक्स ऑफिस पर आपदा माना गया, जिसके लिए दत्त को 17 करोड़ रुपए से भी अधिक का नुकसान हुआ,
जो उस समय के मानकों से एक बड़ी ही राशि थी। बात करें बाद की फिल्मों की तो 1960 में दत्त की टीम ने एम सदीक द्वारा निर्देशित और वहीदा रहमान और रहमान के साथ दत्त अभिनेती 14वीं का चांद रिलीज की। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त हिट रही और इसने कागज से दत्त के घाटे की भरपाई भी कर दी थी। फिल्म का शीर्षक गीत 14वीं का चांद हो एक विशेष रंग अनुक्रम में है और ये एकमात्र ऐसा समय है जब गुरु दत्त को रंगीन फिल्मों में देखा जा सकता है। तो वहीं 1962 में उनकी टीम ने साहिब बीबी और गुलाम रिलीज की, जो एक समीक्षाओं द्वारा सफल भी रही थी, जिसका निर्देशक दत्त के शिष्य अब्बार अलवी ने किया था, जिन्होंने इस फिल्म के लिए फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ निर्देशक पुरस्कार भी जीता। फिल्म में दत्त और मीना कुमारी ने अभिनय किया, साथ ही रहमान और वहीदा रहमान ने सहायिका भूमिका निभाई। तो वहीं 1964 में दत्त ने ऋषिकेश मुखर्जी द्वारा निर्देशित अपनी आखिरी फिल्म सांझ और सवेरा में मीना कुमारी के साथ काम किया। अक्टूबर 1964 में उनकी मृत्यु के बाद उन्होंने कई फिल्में अधूरी छोड़ दी। उन्हें आसिफ की फिल्म लव एंड गॉड में मुख्य भूमिका के लिए चुना गया था, लेकिन जब फिल्म को सालों बाद फिर से बनाया गया था तो उनकी जगह संजीव कुमार को लिया गया था। वह पिकनिक में साधना के साथ भी काम कर रहे थे, जो अधूरी रह गई और बाद में बंद हो गई। वह बहारें फिर भी आएगी का निर्माण और अभिनय करने वाले थे, लेकिन उनकी जगह धर्मेंद्र को मुख्य भूमिका में ले लिया गया और ये फिल्म 1966 में उनकी टीम के अंतिम निर्माण के रूप में रिलीज हुई। तो दोस्तों, हमने बात की गुरु दत्त के बारे में, तो चलिए अब बात करते हैं सुनील दत्त के जीवन में और साथ ही उनकी फिल्मों के बारे में। तो दोस्तों, आपको बता दें कि सुनील दत्त का जन्म 6 जून 1929 को ब्रिटिश भारत के पंजाब प्रांत के झेलम जिले के नक्का खुर्द में हुसैनी ब्राह्मण जाति के पंजाबी हिंदू परिवार में बलराज दत्त के रूप में पिता दीवाना रघुनाथ दत्त और माता कुलवंती देवी दत्त के घर में हुआ था। दत्त जमींदारों के परिवार से थे। जब वह 5 साल के थे तब दत्त के पिता की मृत्यु हो गई। जब वह 18 वर्ष के थे तब भारत के विभाजन ने पूरे देश में हिंदू मुसलमान हिंसा को भड़काना शुरू कर दिया। दत्त के पिता के एक मुस्लिम दोस्त याकूब ने उनके पूरे परिवार को बचाया। परिवार यमुना नदी के तट पर मंडोली के छोटे से गांव में बस गया, जो पूर्वी पंजाब अब हरियाणा में यानी कि यमुनानगर जिले में स्थित है। तो दोस्तों, वहीं बाद में जीवन में दत्त अपनी मां कुलदेवी दत्त के साथ संयुक्त प्रांत के लखनऊ चले गए और स्नातक की पढ़ाई के दौरान अभिनाबाद बाजार इलाके में लंबे समय बिताया। इसके बाद वह बॉम्बे चले गए, जहां उन्होंने दक्षिण बॉम्बे के चर्च गेट इलाके में बॉम्बे विश्वविद्यालय के जय हिंद कॉलेज में स्नातक की उपाधि प्राप्त की और शहर के ब्रेथ ट्रांसफॉर्मेशन इंजीनियर डिवीजन में नौकरी की। उन्होंने 1954 में इतिहास और स्कन में कला स्नातक की उपाधि भी प्राप्त की। आपको बता दें कि निर्देशक रमेश सहगल ने दत्त को फिल्म रेलवे प्लेटफॉर्म सन 1955 में मौका देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जब दत्त रेडियो सिलोन पर लिप्टन की महफिल नामक शो की मेजबानी कर रहे थे। 1953 में दिलीप कुमार की फिल्म शिकस्त को कवर करते समय दत्त की मुलाकात निर्देशक सहगल से हुई, जो उनके व्यक्तित्व और आवाज से काफी प्रभावित होकर उन्हें अपनी आगामी फिल्म में भूमिका की पेशकश की। सहगल ने उस नवोदित अभिनेता के लिए नया स्क्रीन नाम सुनील दत्त रखा, जिसका असली नाम बलराज दत्त था, ताकि तत्कालीन दिग्गज अभिनेता बलराज सहानी के साथ नाम के टकराव से बच सके। उन्होंने बी आर चोपड़ा की पारिवारिक ड्रामा एक ही रास्ता 1956 और महबूब खान की महाकाव्य ड्रामा मदर इंडिया 1957 से स्टारडम हासिल किया। जहां एक ही रास्ता सुपरहिट थी, तो वहीं मदर इंडिया कई कदम आगे निकल गई और 1950 के दशक की सबसे सफल फिल्म होने के साथ साथ एक ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्म भी बन गई थी।
इसे स्पेनिश, फ्रांस और रूसी सहित कई यूरोपीय भाषा में डब किया गया था। इसे ग्रीस, स्पेन और रूस में प्राप्त व्यवसाय किया और इसे पूर्वी ब्लॉक देशों में भी रिलीज किया गया था। टेक्निकलर ने 30 जून 1958 को पेरिस में लेस ब्लेस्टर डी और द गोल्ड बेल्स नाम की फिल्म की एक स्क्रीनिंग की व्यवस्था की। इसने पेरिस में न्यूनतम व्यवसाय किया। मदर इंडिया को अरब दुनिया, मध्य पूर्व, दक्षिण पूर्व एशिया के कुछ हिस्सों और उत्तरी अमेरिका में भी सराहा गया और इसे रिलीज होने से कम 10 साल बाद भी अल्जीरिया जैसे देशों में दिखाया जाता रहा। साथ ही इस फिल्म को कई पुरस्कार भी जीते और इसे 1001 मूवीज यू मस्ट सी बिफोर यू डाई नामक पुस्तक में भी शामिल किया गया। उन्होंने एक बार फिर बिया चोपड़ा के साथ साधना 1958 में वैजंती माला के साथ काम किया। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छा प्रदर्शन किया और साथ ही ये फिल्म सुपरहिट भी रही। अगले वर्ष उन्होंने बिमल रॉय की सुजाता और शक्ति समात की इंसान जाग उठा में अभिनय किया, जबकि पूर्व एक बड़ी व्यवसाय सफलता थी। इंसान जाग उठा केवल औसत लाभ ही कमा सकी। सुजाता को भी आलोचकों की प्रशंसा मिली और तीसरी सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म हिंदी का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी मिला। 1960 से 1962 तक उन्होंने केवल मध्यम सफल फिल्में दी, जैसे 1960 में हम हिंदुस्तानी, 1961 में छाया और 1962 में मैं चुप रहूंगी। और वर्ष 1963 में उन्हें गुमराह व्यवसाय सफलता के अलावा 2 फिल्मों को आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा मिली। मुझे जीने दो में एक कुख्यात डाकू की भूमिका के लिए दत्त ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अपना पहला फिल्मफेयर पुरस्कार जीता था। फिर 1964 में उन्होंने याद में निर्देशक, निर्माण और अभिनय किया, जो उनके साथ एकमात्र अभिनेता के रूप में एक प्रयोगात्मक फिल्म थी। ये बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई, लेकिन इसे आलोचकों की प्रशंसा मिली और इसने दूसरी सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म हिंदी के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता और साथ ही ये कथा फिल्म में सबसे कम अभिनेताओं की श्रेणी में गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी दर्ज हुई। तो 1960 के दशक के मध्य में दत्त ने अपने चरम पर पहुंच गए थे। उन्होंने 1965 की शुरुआत यह चोपड़ा की मसाला फिल्म वक्त से की। इसे दर्शकों से शानदार प्रतिक्रिया मिली और साथ ही ये एक बड़ी ब्लॉकबस्टर होने के साथ साथ साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म भी साबित हुई। फिर 1966 में उन्होंने राज खोसला की थ्रिलर फिल्म मेरा साया में ब्लॉकबस्टर और लेक टंडन की ऐतिहासिक ड्रामा अम्रपाली में एक फ्लॉप फिल्म दी। मदन मोहन द्वारा रचित मेरा साया का साउंड ट्रैक अत्यधिक सफल भी रहा और 1960 के दशक की सबसे अधिक बिकने वाली हिंदी फिल्म एल्बमों में से एक थी। इसके संगीत जैसे आशा भोसले द्वारा गाए गए झुमका गिरा रे और लता मंगेशकर द्वारा एकल मेरा साया तेरे साथ आज तक का लोकप्रिय है। 1967 3 प्रमुख व्यवसाय सफलताओं के साथ दत्त के करियर का सबसे अच्छा वर्ष साबित भी हुआ। उन्होंने पहली बार अदुदती सुब्बा राव की पुनर्जन्म ड्रामा मिलन में अभिनय किया। तेलुगु हिट मूंगा मानसुलु 1964 की रीमेक मिलन अपने गीतों सावन का महीना, बोल गोरी बोल, तेरा कौन पिया और राम करे ऐसा हो जाए के साथ बॉक्स ऑफिस पर एक समान रूप से सफल उद्यम साबित हुई। फिर 1968 में उन्होंने ज्योति स्वरूप की संगीतमय कॉमेडी फिल्म पड़ोसन में एक सुपरहिट दी। इंडियन टाइम्स ने फिल्म को टॉप 25 मस्ट सी बॉलीवुड फिल्मों में स्थान दिया। फिर वर्ष 1969 में सुपरस्टार राजेश खन्ना का उदय हुआ, जिन्होंने आराधना और 2 रास्तों से पूरे देश में धूम मचा दी थी। उनके उदय के साथ कई सितारों ने अपने करियर ग्राफ में गिरावट देखी और दत्त उनमें से एक थे। उस वर्ष दत्त न केवल राजा खोसला की चिराग के साथ साथ मध्यम सफलता भी देखी, जबकि उनकी बाकी फिल्में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई। असफलताओं का सिलसिला 1970 से 1972 तक जारी रहा, जिसमें रेशमा और शेरा
जिसका उन्होंने निर्देशन भी किया। जिंदगी जिंदगी, जमीन आसमान और जे ज्वाला शामिल है। फिर वर्ष 1973 में दत्त ने सुल्तान अहमद की डकैत ड्रामा हीरा के साथ बड़े लीग में वापसी की, जो एक बड़ी हिट साबित हुई। हीरा की बड़ी बॉक्स ऑफिस सफलता के बाद सुपरहिट फिल्में प्राण जाए पर वचन न जाए 1974 और जख्मी 1975 के साथ साथ दो और सफल फिल्में गीता मेरा नाम 1974 में और उमर का याद 1975 आई, जिससे उनकी वापसी पक्की हो गई। 1976 में दत्त की दो फिल्में रिलीज हुई, राजकुमार कोहली की हॉरर फिल्म नागिन और राज खोसला की एक्शन ड्रामा नहले पे दहला। पहली फिल्म जिसमें रीना रॉय, फिरोज खान, संजय खान, रेखा और मुमताज जैसे कलाकारों की टोली थी। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर भी साबित हुई। तो वहीं दूसरी ओर सायरा बानो और विनोद खन्ना के साथ नहले पे दहला भी एक बड़ी व्यवसाय सफलता फिल्म रही। अगले वर्ष उन्होंने पापी और आखिरी गोली के साथ दो और सफलताएं दी। तो वहीं बात करें पुरस्कारों और सम्मान की, तो सन 1963 में मुझे जीने दो के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। तो वहीं 1964 में यादें के लिए हिंदी में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला। 1965 में खानदान के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार। तो 1967 में मिलन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता हिंदी के लिए VHF पुरस्कार मिला। 1968 में पद्मश्री, 1982 में बॉम्बे के शरीफ, 1995 में फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, 1998 में राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार, 1999 में स्किल लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, 2000 में आनंदलोक पुरस्कार लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, 2001 में लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए जी सिने अवार्ड और 2007 में IIFS लंदन द्वारा ग्लोरी ऑफ इंडिया अवार्ड से नवाजा गया। तो दोस्तों ये था आज का कंपैरिजन सुनील दत्त और गुरु दत्त के बीच में कि कैसे उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में अपनी इन फिल्मों से अपना पहला कदम रखा और धीरे धीरे उनका करियर चरम पर पहुंच गया। तो दोस्तों आपको ये कंपैरिजन जानकर कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों ऐसा ही कंपैरिजन हम आपके लिए लाते रहेंगे, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर भी ज़रूर कीजिएगा ताकि आप आने वाले नए कंपैरिजन की नोटिफिकेशन आप मिस ना कर पाए। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले नए कंपैरिजन और साथ ही नए वीडियो में।